नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर होंगे रवाना, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में सुनवाई आज, एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर एससी में सुनवाई। हैदराबाद को दहलाने की साजिश नाकाम, आईएसआईएस से कथित तौर पर जुड़े 2 शख्स गिरफ्तार, बम बनाने का सामान बरामद। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। शोपिया में आतंकवादी ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, हथियार और गोला बारूद बरामद। जालंधर में फुटवेयर फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मुंबई गोवा हाईवे पर हादसा, नदी में कार गिरने से 5 लोगों की गई जान, ड्राइवर घायल। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। बेंगलुरु में सुबह सुबह जबरदस्त बारिश, सुबह 8:30 बजे तक 105.5 mm वर्षा रिकॉर्ड। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ कैंसर, कमला हैरिस ने जताया दुख। पारस्परिक शुल्क पर अमेरिका की अहम टिप्पणी, अच्छी भावना नहीं दिखाने वाले देशों पर लागू होगा बढ़ा हुआ टैरिफ। अमेरिका में 142 वर्ष पुराने पुल से टकराया मैक्सिको का जहाज, हादसे में 2 लोगों की गई जान। कैलिफोर्निया में फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर बम विस्फोट, हादसे में 1 शख्स की गई जान और कई घायल। चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.5 रही तीव्रता। गूगल कल करेगा बड़ा इवेंट, अपडेटेड जेमिनी एआई से एंड्रॉयड 16 तक होने वाले हैं कई बड़े ऐलान। घरेलू शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, लाल निशान पर खुले सेंसेक्स निफ्टी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने महाराष्ट्र के बड़े अधिकारियों के प्रोटोकॉल न मानने पर नाराजगी जाहिर की। सीजीआई पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया था, लेकिन उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य के बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। न तो मुख्य सचिव, न डीजीपी और न ही मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। इस पर सीजीआई ने कहा, मैं निराश हूं कि बड़े अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं। इन सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सीजीआई गवई ने आगे कहा कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य में आते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें। ऐसा न होना सोचने पर मजबूर करता है। मुंबई पहुंचने पर सीजीआई ने सबसे पहले चैत्य भूमि स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा किया। इसके बाद सम्मान समारोह में उन्होंने मराठी में लोगों को संबोधित किया और मुंबई के प्यार व स्नेह के लिए आभार जताया। सीजीआई का ये बयान न सिर्फ प्रोटोकॉल की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच आपसी सम्मान की जरूरत को भी रेखांकित करता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की अब पुलिस सिरे से जांच में जुट गई है। ऐसे में उन सभी लोगों की डिटेल खंगाली जा रही है जो अक्सर या कभी कभी ज्योति के संपर्क में आए और उनसे ज्योति की बातचीत हुई। ऐसे में अब एक और यूट्यूबर का नाम सामने आ रहा है जो कहीं न कहीं ज्योति के संपर्क में थी। इस यूट्यूबर का नाम प्रियंका सेनापति है। ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति जांच के घेरे में आ चुकी है। प्रियंका सेनापति ओडिशा की पुरी की रहने वाली है जो कंटेंट क्रिएटर है। उनके यूट्यूब चैनल प्री व्लॉग्स पर 14,600 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स हैं। वो ज़्यादातर ओडिशा और देश के अलग अलग हिस्सों की ट्रैवल वीडियोस बनाती है। 25 मार्च को उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था ओडिया गर्ल इन पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर गाइड ओडिया व्लॉग। इसमें उन्होंने करतारपुर ट्रिप की बात की थी।
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा जब पुरी आई थी तो प्रियंका ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर घुमाया था। पुलिस अब ज्योति की पुरी में हरकतों की जांच कर रही है कि कहीं उसने कोई संदिग्ध शख्स से संपर्क तो नहीं किया। प्रियंका अभी अपने घर पर है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रियंका का कहना है कि 3-4 महीने पहले पाकिस्तान के करतारपुर की यात्रा के दौरान उनकी ज्योति से मुलाकात हुई थी। उसे ज्योति की गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अगर पता होता तो वो कभी ज्योति के संपर्क में ना आती। राष्ट्र सर्वोपरि है और पुलिस की जांच में वो पूरा सहयोग करेगी। लेकिन पुलिस अब प्रियंका सेनापति की जांच पड़ताल करने में भी जुट गई है। इस मामले में पुरी के पुलिस अधीक्षक एसपी विनीत अग्रवाल ने कहा, प्रियंका की सभी एंगल से जांच की जा रही है और एजेंसियां ज्योति के साथ उसके संबंधों और करतारपुर कॉरिडोर की उसकी यात्रा की जांच कर रही है। हम सारी चीज को लेंगे। सर, ये ज्योति और प्रियंका के बीच में ये कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? कोई सोशल साइट है या कोई? सभी चीजों को वेरीफाई करके विल कंप्लीट। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। ज्योति ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ से संपर्क किया था और संवेदनशील जानकारी शेयर की थी। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था और हवाई हमले हो रहे थे, उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा दुश्मन देश के संपर्क में थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां उसे एक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक अधिकारी से भी कांटेक्ट किया था। मामला सामने आने के बाद अब ओडिशा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने सितंबर 2024 में पुरी की यात्रा के दौरान प्रियंका से संपर्क किया था। Hello Danish ji, thanks for inviting. Oh, no problem. ट्रैवल ब्लॉग बनाना उसका शौक था, लग्जरी लाइफ जीना उसका ख्वाब, और इसी ख्वाब की चाहत में हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा बन गई एक जासूस, जिस पर इल्जाम है कि वो भारत की संवेदनशील जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मुहैया कराया करती थी। कई दिनों की पूछताछ के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। हमने इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। हिसार में एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति कैसे पाकिस्तान की जासूस बनी और कैसे वो आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में आई, इसके पीछे की पूरी कहानी हैरान करने वाली है। अब ये समझिए कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के संपर्क में आई कैसे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में ज्योति ने बताया है कि पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए वो पाकिस्तान की एम्बेसी गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश फ्रेंडली लगा तो नंबर लिया, फिर दोनों की बात होने लगी। ज्योति पहली बार 10 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गई। दानिश ने इंतजाम कराया था। आरोप है कि दानिश ने ही ज्योति का संपर्क आईएसआई एजेंट से कराया। आरोप है कि भारत लौटने के बाद यूट्यूबर ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए खुफिया जानकारियां भेजने लग गई। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां दी, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs, जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वॉज इन टच। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs। हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना PIOs ये बिल्कुल क्या कहते हैं खतरे की घंटी बजने वाली है। होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप। खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है। उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर
बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। ये हैं भारत के वो हथियार जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया और पाकिस्तान सीमा पार भारत के जज्बे को देखता रह गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाक के बीच चले संघर्ष में दुश्मन देश ने सभी नियमों को ताक पर रखकर आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। इन्हीं में से एक कोशिश थी अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त करने की। हालांकि भारत की सीमाओं पर तैनात जवानों ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमृतसर से उन खास हथियारों की झलकियां सामने आई हैं, जिनका इस्तेमाल कर गोल्डन टेम्पल को हर हमले से बचाया गया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। किस तरह एयर डिफेंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना न बना पाने पर पाक ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की, सुनिए। एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया।
all of the air raid was intercepted and shot down with such precision. आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था. आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप. जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश and shooting down drones with more accuracy. They were unstoppable. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है और संघर्ष विराम हो गया है. हालांकि भारत ने पाक को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसके द्वारा ऐसी नापाक हरकत दोबारा की जाती है तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा. भारत के दुश्मनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान. एक एक करके अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं. ट्रंप पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों से हाथ मिला रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ट्रंप की दिलचस्पी केवल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार तक ही सीमित नहीं है. उनके सहयोगियों ने हाल ही में इस्लामाबाद के साथ उनके परिवार की कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी का सौदा किया था. अब एक नई बात सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के कॉलेज के दोस्त जेंट्री बीच ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था. इसके बाद वो बांग्लादेश और तुर्की भी गया. फिर उन्होंने मारे लागो में ट्रंप सीनियर और उनके करीबी सहयोगियों के पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक अद्भुत जगह है. वहाँ दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अरबों डॉलर के सौदे किए जा सकते हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बीच की 2 बार मेजबानी की. जेंट्री बीच पहली बार जनवरी में पाकिस्तान गए थे. इस दौरान शरीफ ने उनकी मेहमान नवाजी की. इस दौरान वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल रहे. शरीफ दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान जेंट्री बीच से मिले. शरीफ ने कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन जेंट्री बीच उनमें से एक अनजान चेहरा थे. आपको बता दें कि जेंट्री बीच ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की. मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं. यह मुलाकात पाकिस्तानी पीएम से मिलने के एक दिन बाद यानी कि 29 जनवरी को इसी साल हुई थी. ट्रंप के करीबी सहयोगी जेंट्री बीच ने ढाका को तेल और गैस की खोज, एरोस्पेस, रक्षा और रियल एस्टेट में भारी FDI लाने का वादा किया. शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं. ट्रंप जूनियर और उनके दोस्त जेंट्री बीच का विवादों में भी पुराना नाता रहा है. आपको बता दें कि जेंट्री बीच का पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की में व्यापार की तलाश करना उसी तरह की चिंता पैदा करता है जैसी वेनेजुएला के लिए प्रतिबंध हटाने की कोशिश करते समय हुई थी. दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रंप एंड कंपनी को आकर्षक सौदे की पेशकश की गई थी. यह एक जगजाहिर बात है कि जेंट्री बीच के पिता गैरी को दिवालियापन धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था. जब पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, तब जेंट्री बीच 17 अप्रैल को इस्तांबुल में तुर्की के एक ग्रुप टेरा होल्डिंग के साथ दुबई में तेल और खनन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे. तीनों देशों में उनका स्वागत ट्रंप के खास आदमी के तौर पर किया गया, जो व्यापार करने आए थे. पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि वहाँ $50 ट्रिलियन से अधिक के दुर्लभ खनिज भंडार है. तुर्की को उन्होंने चीन की जगह दुनिया का अगली फैक्ट्री बनाने का प्रस्ताव दिया. वहीं जब ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच कथित मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया. यह एक क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की 60% हिस्सेदारी है. ये सौदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने किया था. इस काउंसिल को जल्दबाजी में शुरू किया गया था. क्रिप्टो काउंसिल को बने हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपने बड़े अधिकारियों को इस्लामाबाद भेजा. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत विरोधी देशों से हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके करीबी लोग लगातार इन देशों के मुखियाओं से मुलाकात कर रहे हैं. तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर जब ट्रंप लगातार भारत विरोधी देशों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ निवेश पर काम कर रहे हैं, तो भारत का कदम क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा. इजरायल सेना ने शनिवार को गाजा में एक नया सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया. इस ऑपरेशन को इजरायल डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नाम दिया है. इजरायल का कहना है कि नए ऑपरेशन का मकसद हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाना है, लेकिन इसने पहले से मानवीय संकट और भुखमरी को झेल रहे 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की चिंता और बढ़ाई.
ये ऐलान ऐसे समय हुआ जब इराक में अरब समिट हो रहा है। इसके बाद हमास ने अरब लीग और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा पट्टी में चल रहे नरसंहार को रोकने और इजरायली कब्जे पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। फिलिस्तीनी गुट हमास ने इजरायल के साथ युद्ध विराम के लिए नया प्रस्ताव रखा। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बताया कि हमास 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते के बदले में 9 बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ। इसके बदले में इजरायल को उसकी जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। नए प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते में इजरायल को गाजा में हर दिन 400 ट्रक मानवीय मदद भेजने और मरीजों को क्षेत्र से निकालने की अनुमति भी देनी होगी। इससे पहले इजरायल ने कहा कि युद्ध विराम वार्ता के लिए हमास को शेष बंधकों के जिंदा होने का सबूत देना होगा। बता दें, कतर और अमेरिकी मध्यस्थों की मदद से दोहा में युद्ध विराम वार्ता हुई। इसका पहला दौरा शनिवार दोपहर को खत्म हुआ। इसमें हमास की ओर से नया प्रस्ताव रखा गया। इजरायल ने अभी तक इस प्रस्तावित समझौते पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। बगदाद में आयोजित अरब लीग शिखर सम्मेलन के 34वें सत्र के साथ शनिवार को जारी एक बयान में हमास ने गाजा में इजरायली सेना की ओर से किए जा रहे क्रूर और व्यवस्थित विनाश अभियान की निंदा की। साथ ही हमास ने कहा कि दम घुटने वाली नाकाबंदी और मानवीय सहायता के पूरी तरह बैन करने के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों और आश्रयों पर तेज बमबारी के परिणाम स्वरूप सैकड़ों नागरिक शहीद या घायल हुए। हमास ने उत्तरी गाजा में बढ़ते तनाव के बारे में भी बात की, जहां इजरायल ने सीधे तौर से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों शिविरों पर हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायल के इन हमलों में कई नागरिक मारे गए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।